अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं हर ज़ाविये से और मैं हूं आपके साथ सना करीम। हमेशा की तरह आज भी इस प्रोग्राम में अहम 3 टॉप स्टोरीज़ हमारे साथ होंगी जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारे साथ अहम तरीन मौजू हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे उसमें यह है कि तोशाखाना तहाइफ और मलकियत की जंग जारी है। मुल्की अहम मसाइल अपनी ही जगह पर मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, रद्द अमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जो जारी है वो जारी और सारी है। इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, उसके रद्द अमल में दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान जो चेयरमैन PTI हैं उनकी जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम तराशियों की बात की। NRO 2 और 1 की भी बात होती रही। आज भी NRO का जिक्र जो है वो सामने रहा। डेली मेल के हवाले से जो इल्ज़ामात थे वो भी सामने आए, उस पर हम बात करेंगे। जबकि हमारी जो सेकंड स्टोरी है वो है KP और पंजाब असम्बलियों के तहलील होने के हवाले से। KP और पंजाब असम्बली तहलील होने की सूरत में आम इंतखाबात की तरफ हम जाएंगे या नहीं, या सिर्फ वही असम्बलियाँ जहाँ पर ये तहलील होती हैं वहीं पर इंतखाबात होने हैं। इमरान खान असम्बलियाँ दिसंबर में ही तहलील करने पर बज़िद हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि दिसंबर में हम असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील कर देंगे। जबकि विफाक का सिर्फ तहलील शुदा असम्बलियों पर इंतखाबात का ऐलान भी सामने आया है। स्टार्ट में हमने देखा था कि जब असम्बलियाँ तहलील होने की बात हो रही थी तो विफाक की जानिब से भी काफ़ी जो है वो मुतहरिक नज़र आया और उनकी जानिब से हद्दुल इम्कान यही कोशिश की गई तो किसी तरह से जो है असम्बलियाँ तहलील होने वाला जो ऐलान है इमरान खान की जानिब से वो वापस ले लिया जाए और गैर मशरूत मुज़ाकरात के हवाले से भी बाज़गश्त सुनने में आई। साथ ही साथ आपको बताएं कि सादिक संजरानी ने इमरान खान को पार्लियामेंट में वापस आने का भी मशवरा दिया है और कहा है कि तमाम तर जो मामला हैं वो यहाँ पर जो है बैठकर हल किए जाएँ। साथ ही परवेज़ इलाही ने असम्बली तहलील नहीं की तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे, हाशिम डोगर की जानिब से ये कहा गया। आपको बताएं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी की बाज़गश्त सुनने में आ रही है। नून लीगी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ नवाज शरीफ करेंगे और ये ऐलान कब होना है, ये लंदन से होना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया था कि जब नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो ये जो हमारी इंतखाबी मुहिम है उसका बाकायदा जो है आगाज़ वो खुद ही करेंगे। लेकिन तारीख जो है, तारीख के हवाले से उन्होंने कहा था कि लंदन से ही इस तारीख का ऐलान होगा। जबकि साथ ही अपने नाज़रीन को बताएं कि फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि PDM को असम्बलियाँ तोड़ने की डेडलाइन उनकी जानिब से दी गई। जैसा कि इमरान खान साहब कहते रहे कि हम दिसंबर में असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। पार्टी क़यादत या पार्लिमानी लीडर अराकीन पार्लियामेंट किसके फ़ैसले के पाबंद हैं, ये सालिक हुसैन का उनको जवाब दिया गया उनकी जानिब से। चौधरी निसार का आइंदा इलेक्शन भरपूर ताकत से लड़ने का ऐलान सामने आया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि अब जो है वो जो एक टूटा हुआ मामला था वो नज़र नहीं आ रहा। अब वफाक की जानिब से भी बाकायदा तौर पर यह कह दिया गया है कि अगरचे असम्बलियाँ तहलील होंगी तो इंतखाबात भी वहीं पर होने हैं। तीसरी जो अहम तरीन हमारी स्टोरी है वो है अफ़गान फोर्सेस की पाकिस्तानी शहरी हदूद में गोलाबारी। 6 शहरियों को की शहादत हुई है, यकीनन अफसोसनाक खबर है। और साथ ही 17 जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अफ़गान फोर्सेस की जानिब से जो है ये चमन बॉर्डर पर फायरिंग की गई थी। पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गान भाइयों का भरपूर साथ दिया है और ये भी कहा है कि पाकिस्तान की जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो अफ़गानिस्तान में पुरअमन अगर मामलात हैं तो उससे ही मंसूब है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद सीनियर पैनलिस्ट मौजूद हैं जिनका इंट्रोडक्शन आपको करवाऊंगी। सीनियर तर्जियाकार हमेशा की तरह सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि हमारे साथ सना मिर्ज़ा साहिबा भी मौजूद होंगी। और इसके अलावा हमारे साथ सीनियर तर्जियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब मौजूद होंगे और सीनियर तर्जियाकार शाहिद रिन साहब भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो सबसे पहले रुख करूँगी सीनियर तर्जियाकार सज्जाद मीर साहब का और उनसे बात करूँगी। जी सज्जाद मीर साहब, क्या कहेंगे आप कि अहम तरीन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी की गई है, गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और मतलब जवाब में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। मुल्क की सालमियत कहाँ खड़ी है, अवाम कहाँ खड़े हैं, सियासत किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है? क्या यही हल है कि सिर्फ इल्ज़ामात लगाए जाएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए? देखिए, दोनों का इस बात पे तो इत्तेफाक है कि मुल्क की मईशत जो है वो ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुकी है। इसाक डार ने भी यही कहा, शहबाज शरीफ ने भी यही कहा। वो कहते हैं कि इन्होंने की है, वो कहते हैं इन्होंने की है। इमरान खान भी ये कहते हैं, दादो शुमार पेश करके कहने की कोशिश करते हैं कि हमारी मईशत जो हमने बनाई थी उसका सत्यानाश कर दिया गया। अच्छा, हकायक जो हैं वो भी कम अज़ कम लोगों के सामने तो आने चाहिए। लोगों का हाल ये है कि आप कुछ भी कह रहे हैं। मसलन ये तोशाखाना केस है, ये बिल्कुल एक क्लियर बात है कि अगर इमरान ने वो घड़ियां यानी कि खरीदने से पहले बेच दी हैं और फिर उनके पैसे जमा कराए हैं, बाकी बात छोड़ दीजिए, मुकद्दस घड़ियां थी या दोस्त का तोहफा था, उससे हमारे फॉरेन पॉलिसी पे क्या असर पड़े, ये वो छोड़ दीजिएगा। मॉरली अगर उन्होंने पेमेंट करने से पहले वो घड़ियों को सौदा किया, उसके पैसे पकड़ के यहाँ पेमेंट कर दी,
तो ये यकीनी तौर पर ऐसी बात है जिस पर इमरान खान का, और उस पर साथ ये भी है कि उस वक्त कानून बन चुका था कि 50% पे किया जाएगा, इन्होंने 20% पे किया। बाकी बातें सब छोड़ दीजिए, वो अखलाकी पहलू है। इमरान के खिलाफ अब मुकदमात कुछ खुल रहे हैं, कुछ बन रहे हैं। वो उनकी बेटी का मुकदमा भी कोर्ट में कुछ थोड़ा सा हिलजुल पैदा हुई है, फॉरेन फंडिंग भी नजर आती है। ये लगता है कि अगर ये सब चीजें लाई जाएंगी तो इमरान तो अपना एक बिल्ड कर चुका है, एक नक्शा बिल्ड कर चुका है कि मुझे नाअहल करार देने के लिए सब कुछ किया जाएगा और किया जा रहा है वगैरह वगैरह। वो तो ये कह रहा था कि आर्मी चीफ उस शख्स को लगाया जाएगा जो नवाज शरीफ को वापस लाए और मुझे नाअहल करार दे। और भाई देखिए, बात यह है कि आप कानून को फेस करें। अगर कानून नवाज शरीफ को नाअहल करार दे सकता है तो आप कौन से इसमें दूधो धुले हुए हैं कि आपको नहीं करार दिया जा सकता? अगर आप जी बिल्कुल यानी कि ठीक है, आपने कोई गलती नहीं की, कोई कसूर नहीं किया, आपने कानूनी तौर पर गाड़ियां खरीदी, फिर तो कह दे मेरी जाती चीज है। अगर चाहे फिर भी नहीं कह सकते, ये स्टेट की मलकियत थी जो आपको आपके इस्तेहकाक के मुताबिक दी जानी थी और दी गई, आपका ये मौक़िफ़ है। ऐसी सूरत में आप जो मुल्क की मईशत है उसका सत्यानाश हो रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। साहबदार जो उनके पास गए थे आरफ अलवी के पास, जो माकूल आदमी है इसके लिहाज से, तो उनके साथ यही था कि भाई इस मसले पर तय करो। ये तो तुमने जो प्रोपेगेंडा कर रखा है कि पाकिस्तान की मईशत डूब गई, हम दीवारियां होने वाले हैं, ये होने वाले हैं, वो होने वाले हैं, तो मैं हिस्ट्री नहीं रिपीट करता कि इन्होंने खराब की, कि उन्होंने खराब की। सब जानते हैं असल कहानी क्या है। लेकिन आम आदमी नहीं समझता। आप इमरान पे 400 चार्जेस लगा दें, लोग नहीं मानते। कल्ट इसे कहते हैं। और इमरान उस मुकाम पे पहुंचा हुआ है जब उसके खिलाफ कोई बात उसका फॉलोअर सुनने को तैयार नहीं। ये हमारी बदकिस्मती है कि अगर तो सूरत ऐसी पैदा हो कि दोनों तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू पेश किए जा रहे हो, लोग सुन रहे हो, फैसला कर रहे हो, तो ठीक बात है। अब इनको किया जा रहा है कि जनाब ये वापस आ गए हैं। ठीक ठीक, सज्जाद मीर साहब आपका पॉइंट मेरे पास आ गया है, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असल बात ये है कि पाकिस्तान जी ठीक है, सज्जाद मिर्ज़ा साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। सना मिर्ज़ा की जानिब बढ़ेंगे। सना मिर्ज़ा, क्या कहेंगे आप? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो दौर चल पड़ा है, इल्ज़ाम तराशियों का दौर चल रहा है, हक़ाइक़ जो है वो आवाम के सामने आ नहीं रहे, क्या कहेंगी इस पर? देखिए सना, मेरा ख्याल है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है ना, या ब्रीफिंग्स हैं, या कम से कम कौन से खिताब की जो आदत है, खान साहब से ज़्यादा बेहतर किसी के पास ये टूल्स नहीं है इस्तेमाल करने के लिए। अगर आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ने ये कोई पीडीएम या फिर अपोजिशन या अगली स्ट्रैटेजी से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बल्कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो असल मकसद था, डेली मेल जो कि बरतानवी अखबार है, उसकी तरफ से पहले जो क्लेम्स की गए, स्टोरी की गई, फिर बाद में उसमें जो माजरत की गई और काफी लंबा अरसा इसके लिए मुस्लिम लीग नून को स्ट्रगल करनी पड़ी, वो पूरी ब्रीफिंग वो अवाम के सामने रखना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कि देखिए किस तरीके से कौम को शर्मिंदा किया गया, नवाज शरीफ फैमिली को शर्मिंदा किया गया। और उसके बाद अब जबकि ये वो माफी मांग चुके हैं, तो उसके बाद कम से कम ये जरूर हुआ, सॉरी मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है, तो बेसिक असल मकसद ये था कि डेली मेल के हवाले से वो बात करें। जहां तक अब खान साहब की बात है, तो मैं आपको बताऊं, खान साहब आने वाले दिनों में शायद इससे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिस तरह मीर साहब ने कहा ना कि बहुत से केसेस हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बहुत से केसेस हैं जो कि खुलने वाले हैं, बहुत से केसेस इस वक्त मुंह खोले इंतजार कर रहे हैं कि कब ग्रीन सिग्नल मिले और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। चंद एक केसेस का मैं नाम ले लेती हूँ, जिस तरीके से 2-3 को तो पॉइंट आउट मीर साहब भी कर चुके हैं। तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से इस वक्त इलेक्शन कमीशन फुली फॉर्म में आ चुका है और वो बहुत सी चीजों को पुरानी ढंढोल भी रहा है, जबकि इसके अलावा ऑडियो वीडियो लीक्स का मामला है, सीता वाइट केस से मुतालिक मामला है, पीटीवी हमला केस से मुतालिक है, तौहीन अदालत जो कि 25 मई को जब खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए निकले थे और डी चौक के बजाय उनको दूसरी जगह पर एहतजाज करने की या जलसा करने का कहा गया था, उससे मुतालिक भी तौहीन अदालत का केस उनका पेंडिंग है, जबकि फॉरेन फंडिंग केस भी उनको लेके डूब सकता है। और इसके अलावा भी चंद एक केसेस हैं जो कि पाइपलाइन में है। तो खान साहब के लिए इस वक्त आने वाले दिन बड़े चैलेंजिंग होंगे और केसेस में उनको तवातुर के साथ सामना करना पड़ सकता है। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो कि फाइल किए गए और फाइलों के नीचे दब गए, लेकिन अब उन केसेस के ऊपर से धूल हट रही है और उन केसेस को निकाला जा रहा है। हमेशा ऐसा ही होता है कि जब कोई पार्टी
पार्टी अपोजिशन में जाती है या फिर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ जब पार्टीज के ऊपर से हटता है तो फिर उनका बुरे दिन शुरू होते हैं। और खान साहब के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, लेकिन खान साहब और बाकी अपोजिशन की पार्टियों में फर्क ये है कि खान साहब खेलना जानते हैं और वो आखिरी बॉल तक खेलेंगे। खान साहब वो तमाम बातें करेंगे जिस तरीके से हमारे मौजूद पैनलिस्ट मीर साहब ने कहा कि इनका जो वोटर है वो भी किसी तौर पर सुनने के लिए तैयार नहीं है खान साहब के खिलाफ बात। तो खान साहब ने पिछले 6 माह में इतना प्रोपेगेंडा कर दिया है कि उनका वोटर चाहे वो गलत भी साबित हो जाए, और हो चुके हैं बहुत से केसेस में, डेली मेल की मिसाल इसके सामने है, उसके बावजूद भी उनका वोटर उनको गलत मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो असल मसला इस वक्त जो है वो कोर्ट्स के अंदर जाकर हल होगा जब इन केसेस के फैसले आएंगे। तो असल जो मसला है वो कोर्ट में जब जाएंगे तभी ये मामला जो है वह हल होगा। हमारे साथ आगे मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर कमर चीबा साहब, उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं। कमर साहब, क्या कहेंगे आप? आज की जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, जो उन्होंने कही मईशत का हवाला दिया डेली मेल, और गुज़िश्ता इमरान खान साहब की जो गुज़िश्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या कहेंगे उस पर आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासत हो रही है, ये एक तरफ से इल्ज़ामात लगते हैं, दूसरे जवाब देते हैं। ना गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, ना हमें पता चल रहा है हमारी फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है, ना इसमें पता चल रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर रही है। इमरान खान ने करप्शन को सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उसकी फैमिली के इर्द घुमा दिया है। वो जो नीचे मिनिस्टर्स जो हैं वो अल्ले तल्ले कर रहे हैं, याशियां कर रहे हैं, प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, उसका तो किसी को पता ही कोई नहीं मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। वो तो बड़े मजे में है कि भाई उनकी तो बात ही नहीं हो रही। बात होगी या इमरान खान की घड़ी की बात होगी, या फिर नवाज शरीफ की बात होगी, या असफ जरदारी की बात होगी। नीचे पाकिस्तान के अंदर जितने लोग जो सरकार में हैं, जो हुकूमती लोग हैं, सिंध में चले जाएं, बलोचिस्तान में चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, वहां पे तो कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। ना ही कोई डिस्कस करता है कि भाई हमारी ये परफॉर्मेंस थी। और मैं यकीन करके माने, मैं दिल से और तकलीफ से बात कर रहा हूँ, कोई पाकिस्तानी मिनिस्टर या पाकिस्तान के अंदर हम किसी मिनिस्टर को टीवी पे बुला के पूछ नहीं सकते कि आपकी जो मिनिस्ट्री क्या परफॉर्मेंस है। कोई सवाल ही नहीं करता उनसे, कोई पूछते ही नहीं है। आज प्राइम मिनिस्टर, आज सदर कह रहे हैं जी हमारे मुल्क के अंदर 9% बच्चे जो हायर एजुकेशन में जाते हैं। दूसरे ये बातें डिस्कस करने वाली है पब्लिक डिस्कोर्स में कि पाकिस्तान के सिर्फ 9% बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन में क्यों जाते हैं और इंडिया में 25% लोग बच्चे क्यों जाते हैं। ये बातें डिस्कस करनी है। आप घड़ियों में पड़ गए, नवाज शरीफ और मरियम नवाज और इसाक डार चोर है, फलाना चोर है, इमरान खान चोर है। और भाई मुल्क 25 करोड़ का है, मुल्क इन 5 लोगों का नहीं है। ये हमें भी डायरेक्शन चेंज करने में अपना कोई किरदार अदा करना है। हमने इनके पीछे ही भागते रहना है। ये नवाबजादों की लड़ाइयों में हम लोग ही मारे जाएंगे। गरीब आदमी, वो जो सिंध में 3.5 करोड़ डूबा हुआ है, और जिसके जो टेंट हैं वो बलोचिस्तान में जलसों में इस्तेमाल हो रहे हैं। कल रात जो खबर थी कि यूनिसेफ के जो टेंट हैं वो कल बलोचिस्तान के एक जलसे में इस्तेमाल हो रहे थे। फिर इंटरनेशनल डोनर क्यों आप पे ट्रस्ट करेगा? IMF तो पहले ही कह चुका है जनाब कि हमें प्लान दें कि आपने पैसा कैसे लगाना है। ये जो फ्लड्स के वाले से आप रिलीफ दे रहे हैं, हम आपको पैसा देंगे। मेरा ख्याल ये है हमें डायरेक्शन बदलने की जरूरत है, हमें डायरेक्शन बदलने की जरूरत है। ये इमरान खान, नवाज शरीफ, आसफ जरदारी की करप्शन से बाहर निकल के ये नीचे भी देखें कितनी करप्शन हो रही है, सवाल करें। हमने गलत सवाल शुरू कर दिए हैं जिसके जवाब नहीं मिल रहे। जी ठीक, आगे बढ़ते हैं। तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद रिंद साहब, उनका भी राय ले लेते हैं। शाहिद साहब, क्या कहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, इल्ज़ाम तराशियाँ करना, बच्चों की तरह लड़ना कि वो घड़ी चौर, मसाइल जो हैं वहीं के वहीं हैं, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उन्होंने पिछले 6-8 महीनों में उनकी एक हिकमत अमली तो कामयाब रही है। उन्होंने अपने इल्ज़ामात, अपने गलत बयानियों के साथ हुकूमत को इतना इंगेज रखा है कि पिछले 7 महीनों या 8 महीनों से हुकूमत सिर्फ खान साहब को जवाब दे रही है, आवाम के लिए कुछ नहीं कर पा रही। उसका नतीजा क्या निकल रहा है? ज़मीनी इलेक्शन में जहाँ जहाँ PTI कामयाब हो रही है, जैसे मीर साहब ने बात की, मीर साहब हमारे मोहतरम है, सीनियर है, हमसे बहुत सी चीज़ों को उन्होंने देखा है कि उनका खान साहब का वोटर जो है वो किसी की बात नहीं सुनता। खान साहब का एक वोटर ज़रूर होगा जो उनकी किसी की बात नहीं सुनता होगा, लेकिन जो आवाम बड़ी तादाद में अगर खान साहब को वोट दे रही है, वो उनकी मोहब्बत में नहीं दे रही, वो हुकूमत के रिलीफ ना देने की नफरत में दे रही है। एक आम आदमी को जब बुनियादी ज़रूरियात की अशिया नहीं मिलती, मेडिसिन नहीं मिलती, ज़रूरियात की चीज़ें वो से नहीं मिलती,
तो फिर उसने नफरत में जाके किसी मुखालिफ को ही वोट देना होता है, और उसे ये पता भी होता है कि इसने पार्लियामेंट में नहीं जाना। खान साहब ने 7 कौमी असेंबली की सीटें जीत ली, क्या वो पार्लियामेंट चले गए? खान साहब अभी तक मेरे हिसाब से हुकूमत को एंगेज करने में पॉलिटिकली अपने गलत बयानियों, गलत फैसलों के बावजूद इस हद तक कामयाब रहे कि हुकूमत पिछले 8 महीने से बजाय गवर्नेंस मॉडल पे बात करने के, बजाय इकोनॉमिक रिलीफ पे बात करने के, खान साहब के साथ जवाब उल जवाब में उलझी हुई। ठीक है, तो बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, इल्ज़ाम तराशियाँ लगाना, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है और आवाम जो है वो इस महंगाई की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं। वापस आएंगे, अपनी सेकंड स्टोरी पर बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। बात करेंगे अब केपी असम्बली और पंजाब असम्बली की, जिसकी तहलील की सूरत में जो है इंतखाबात, आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे या नहीं, या फिर इंतखाबात वहीं पर होंगे जो असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी, जबकि इमरान खान असम्बलियाँ दिसंबर में ही तहलील करने पर बजिद हैं। तो इसी में बात करूँगी, अपनी सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं सना मिर्ज़ा साहिबा, उनसे। जी सना, क्या कहेंगी आप? देखिए सना, ये कहना अभी कबल वक्त होगा कि हम सिर्फ 2 सूबों में, माफ कीजिएगा मुझे मेरी आवाज वापस सुनाई दे रही है। अच्छा, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। अगर हम प्रैक्टिकली ये सिनेरियो देखें तो मैं कहूंगी कि इसमें 3-4 ऑप्शन हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। सबसे पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए कि क्या वो वाकई 2 सूबों में या पूरे मुल्क में इंतखाबात कराने का अहल है या फिर नहीं। तो अगर आपको इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो और उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज भी जारी की गई, तो उसमें बड़ा क्लियर कहा गया था कि जी इलेक्शन करवाने के लिए पहले तो हमें पैसा चाहिए। जनरल इलेक्शन तो बहुत बात की बात है, अगर हम सूबों में भी करवाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले पैसे चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि डिजिटल सेंसस, इलेक्शन कमीशन अगले इंतखाबात से पहले डिजिटल सेंसस करवाना चाहता है, जो कि एक्सपेक्टेड थे जनवरी में। अगर वो नहीं होते तो फिर आप इलेक्शन में कैसे जाएंगे। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि अप्रैल में आइंदा लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने हैं पंजाब में, उससे पहले भी सबसे पहले डीलिमिटेशन होनी है। अगर ये सेंसस और डीलिमिटेशन नहीं होती तो अगले इंतखाबात में आप कैसे जा सकते हैं। सूबाई सतह के ऊपर ये तो एक टेक्निकल सिनेरियो है जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्वेरी आएगी। इससे हटकर अगर हम देखें तो आप अगर इस वक्त पंजाब की सूरत हाल देखें तो परवेज इलाही साहब जहां मार्च अप्रैल तक का टाइम मांग रहे हैं और खान साहब बजिद हैं कि 20 दिसंबर, तो मैं ये देखना चाहूंगी कि क्या वाकई 20 दिसंबर तक खान साहब फैसला कर लेते हैं या ये बातें सिर्फ हवा में दावों तक महदूद रहती हैं। अगर तो खान साहब ऐसा कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग काफ उनके साथ जाएगी, क्योंकि जरदारी साहब पंजाब में जो मीटिंग्स कर रहे हैं उनका कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा और उसमें 3-4 ऑप्शंस के ऊपर बात हो रही है कि आया परवेज इलाही साहब और काफ लीग को नून लीग के करीब किया जाए, जो मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर नो कर दिया है। दूसरा ऑप्शन ये है कि काफ लीग भी पीछे हट जाए और हमजा शहबाज साहब को भी सीएम के लिए नॉमिनेट नहीं किया जाए और किसी तीसरे बंदे को लाया जाए जो कि न्यूट्रल हो सकता है, और पॉसिबिलिटी ये है कि ये ऑप्शन ज्यादा एप्लीकेबल हो सकता है। इसके अलावा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन ये इसलिए मुश्किल होगा कि इसमें फ्लोर क्रॉसिंग का एक एलिमेंट मौजूद है और उसके लिए एक डिसीजन कोर्ट का मौजूद है, जिसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले लोग जो है उनका वोट कंसिडर नहीं होता। तो फिर नून लीग को पहले इस जो लॉ है इसको रिवर्स करना पड़ेगा और इसके बाद फिर कोशिश की जाएगी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए। अब देखना यह है कि क्या चौधरी शुजात साहब मुस्लिम लीग काफ को हैंडल करके वो तमाम सिनेरियो अपने फेवर में कर सकते हैं जो कि पार्टी के लिए भी स्टेबल हो। अदरवाइज ये कि परवेज इलाही साहब के ऊपर अगर क्रॉस लग जाता है तो फिर यकीनन इस वक्त की जो गवर्नमेंट है यानी कि पीडीएम है, और उसमें स्पेशली मैंने जैसे आपके पहले शो में भी कहा था कि पीपल्स पार्टी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो जहां तक प्रोविंसेस की बात है तो नेशनल लेवल के ऊपर तो इस वक्त इलेक्शन बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास इतना बजट ही मौजूद नहीं है। अगर प्रोविंसेस में भी होता है तो ये एक बड़ा ही डिफिकल्ट तरीन टास्क होगा और जिसके लिए इस वक्त हमारे पास वसाइल नहीं है। ये एक बड़ा चैलेंज जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये हमें हकीकत बनते हुए नजर नहीं आ रहे। ठीक है, कमर साहब क्या कहेंगे आप? देखें, ये जो बातें चल रही हैं, नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम अपनी जो एक जिसे कहते हैं ना एक अलहदा स्टोरियाँ हम यहाँ पे चला रहे हैं कि मुल्क जो है वो उसकी डायरेक्शन समझ नहीं आ रही है, असम्बली टूटेगी नहीं टूटेगी। मुझे नहीं लगता असम्बली टूटेगी। इमरान खान जिसने रावलपिंडी का जलसा पोठोहार टाउन की कुर्सी पे बैठ के किया, क्या वो असम्बलियाँ तोड़ेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। कल जो असद उमर परसों बात कर रहे थे कि जनाब इख्तलाफ है पार्टी के अंदर, वो इख्तलाफ क्या है? भाग रहे हैं, नहीं टूटी जानी असम्बलियाँ। और फिर क्या होगा अगर इलेक्शन हो गए तो फिर क्या होगा? देखें, हर जो इस वक्त इलेक्शन बड़ा महंगा हो गया, इन्फ्लेशन है, अभी 2, 4, 5, 6 करोड़ 7 करोड़ का मैं बड़ा मॉडेस्ट बता रहा हूँ आपको।
एक अगर 6-7 करोड़ का भी एक एमपी का इलेक्शन हो, जो कि इतने का नहीं होना, ये 20-20 करोड़ पे जाने हैं इलेक्शन। तो मुझे ये बताएं, तो लोग क्या कहेंगे, हम उनको क्या मिलना है? खान साहब करप्शन तो उनको करने नहीं देते बकौल खान साहब के। सो इन्होंने क्या करना है, ये जो असम्बली तहलील नहीं होनी, इमरान खान से तो इतने खाइफ हैं, यहाँ पेशावर जाके बैठे रहते हैं, यहाँ लाहौर बैठे रहते हैं, उनको पता है इस्लामाबाद में ऑपोजिशन है, मुझे की पकड़ ही ना लें। सो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब और चौधरी, तो आपको पता है पावर से वो जुड़े हुए हैं, उनका तो जी जी पावर से ताल्लुक है। सो ये असम्बलियां तोड़ना नामुमकिनात में से है। और यहीं बैठ के वो पंजाब में बैठ के गरजेंगे, दंदनाएंगे और हुकूमत को डिफेंस पे रखेंगे जिस तरह उन्होंने रखा हुआ है। उन देखें, इमरान खान जो मर्जी बैड गवर्नेंस पंजाब में होता रहे, कौन बात कर रहा है? बातें तो मरकज की हो रही हैं, बातें तो इकोनॉमी की हो रही है, तो इस्तीफा किस बात का? और ये छोड़े क्यों असम्बली? सो ये नहीं छोड़ेंगे। बस ये उस दिन जो इमरान खान ने वो 1 महीने का धरना था, वो जो भी था, जी। उससे निकलने का एक ही तरीका था, ये बात करके निकल जाओ। जी ठीक, शाहिद साहब क्या कहेंगे आप? मैं चीमा साहब से इत्तेफाक करूंगा। खान साहब ने फेस सेविंग ली थी पिंडी के जलसे में, उनके पास कोई होमवर्क नहीं था असेंबलियों की तहलील के हवाले से। अगर जिस वक्त खान साहब ये ऐलान कर रहे थे उस वक्त आप शहरान तरक्के, परवेज खटक और महमूद खान के फेस एक्सप्रेशन देखते तो उन्हें भी इल्म नहीं था इस बात का। मेरी मालूमात के मुताबिक खान साहब ने फेस सेविंग लेनी थी, ले ली। अब इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पंजाब में चौधरी परवेज इलाही साहब ने 27 अरब रुपए की 1300 के लगभग नई स्कीमात की मंजूरी दी है, और ये रनिंग बजट में तो शामिल नहीं हो सकते, ये जून में आने वाले नए बजट का हिस्सा होंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि असेंबलियां तहलील करने का कोई मामला नजर आ रहा है। और अगर खान साहब ने कोई इंतहाई इकदाम लिया भी तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ उसका हिस्सा नहीं बनेगी। और जो बात सना कर रही थी कि ऑप्शन है कि हमजा शहबाज भी माइनस और परवेज इलाही भी माइनस, तो मेरी मालूमात के मुताबिक ऐसी किसी सेटलमेंट की सूरत में पंजाब का चीफ मिनिस्टर कोई जियाला भी हो सकता। ठीक, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात वहीं से शुरू करेंगे कि इलेक्शन के मुतहम्मिल हम हो सकते हैं या कि नहीं। क्या इतना आसान है कि जो असेंबलियां तहलील हों वहीं पर इलेक्शन हो सकेंगे? हमारे साथ सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं। सज्जाद मीर साहब क्या कहेंगे, क्या इतना आसान है कि हम इलेक्शन करवा सकते हैं उन असेंबली में जो तहलील हो जाएँ, या आम इंतखाबात ज़रूरी हैं? असल में हम इतने बहरानों में गिरे हुए हैं कि इस वक्त इंतखाब कराना आसान नहीं होता। आमतौर पर कहा जाता है कि जमहूरियत में जो भी हालात हों, इंतखाबात होते रहना चाहिए। ये बात असूली तौर पर दुरुस्त है। खास तौर पर अगर आप देखें, ईरान में उस वक्त इंतखाब हुए थे जब उनके यहाँ धमाका हुआ था और शायद किसी सिनेमा में 200 लोग या कितने लोग जो थे वो शहीद हो गए थे। उसके बावजूद भी उन्होंने बड़े बड़े एक क्राइसिस की हालत में इलेक्शन कराए थे। ये कहना आसान होता है, लेकिन तौर पर पाकिस्तान की जो सूरत है, सलामती की सूरत हाल अब ले लें आप, माशी सूरत हाल खास तौर पर जो है वो ले लें, इसमें इंतखाबात के झंझट पे पड़ना जो है, मैं झंझट का लफ्ज़ जो है विद इन इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये कोई फिजिबल नज़र नहीं आता। और फिर इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है कि हम मतलब शुमारी होनी है, डिजिटल वो आनी है, डिमार्केशन होनी है, फिर होना है फलाना फलाना कई, और कर्ज वो हमारे पैसे पूरे करने के लिए वहां से फंड आना है, वहां से आना है, वहां से आना है। इस ट्रांजिशनल फेज में आप इंटरिम गवर्नमेंट बना के पाकिस्तान का और भी सत्यानाश करते हैं। तो ऐसी सूरत में मुझे इलेक्शन तो नजर नहीं आते। और परवेज इलाही साहब के बारे में वाज़ तौर पर कहना चाहता हूँ कि वो उन्हें अंदाजा है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त मुझे लगता नहीं है कि फौरी इंतखाब चाहती है, और जब एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती होगी परवेज इलाही भी नहीं चाहेंगे। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पर बात करेंगे अब अफ़गान फोर्सेस के हवाले से जो फायरिंग हुई गुज़िश्ता रोज़, हालांकि हमारे बिरादराना ताल्लुक़ है अफ़गानिस्तान के साथ, और वहाँ पर अगर पूर्ण अमन माहौल होगा तो यकीनन पाकिस्तान की अमन से ही मंसूब होगा। 6 शहरी शहीद हुए हैं जबकि 17 अफराद जो हैं ज़ख्मी हुए हैं। बिला इश्तियाल फायरिंग की गई डायरेक्ट शहरियों के ऊपर, इस पर आप क्या कहेंगे? असल में बात यह है कि जो अफगानिस्तान से हमारा मसला है वो पहले दिन से ही बड़ा टची नाजुक मसला चला आ रहा है। जब वो रूस के खिलाफ लड़ रहे थे तब भी हमें बहुत मतून किया गया, लेकिन उसके जब एक तरह से सुरखरू होकर नहीं निकले तो कम से कम हमें कोई इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मुशर्रफ ने हमें डाला है, वो आज तक हम वहीं खड़े हैं। इस ख्याल है कि अफगानिस्तान की मदद हम या उसकी हमायत हम अपने इंटरेस्ट में कर रहे हैं, और हमने
रिवर्ट कर दिया ये कहकर कि हम अपने हाउस को इन ऑर्डर करना चाहते हैं, तो शायद हम गलती पर हैं। हमसे जो कुछ इस तौर पर यहाँ लड़ रहे हैं, अमेरिका की प्रॉक्सी के तहत अफगानिस्तान का मामूली वाकया नहीं है। अगर 2 फौजी शहीद हो जाए तो हम रिटेलिएट करते हैं, लेकिन शहरी शहीद हुए हैं तो हमने इसलिए रिटेलिएट नहीं किया कि जवाब में उनकी शहरी आबादी जो बकौल हमारे वो हिट होती है। हमने चमन का बॉर्डर भी बंद नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मैं नहीं कहता ये करना चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि हमें अपनी पॉलिसी को बड़ा वाज़ह करना चाहिए। वहाँ तंजीमें अफगान हुकूमत के काबू में हैं कि नहीं है, काबू में नहीं है, उसके अहल नहीं है या उनका नीयत नहीं है, इरादा नहीं है, हमें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए और उस तरह अपनी हिकमत अमली तय करनी चाहिए। अफगानिस्तान की सूरत में हमारा डॉलर भी जा रहा है, हमारी गंदम भी जा रही है, हमारे बहुत सी चीज़ें जा रही हैं और वहाँ से आके हमारी मार्केट में बिक भी रही हैं, हमारे रेवेन्यू का नुकसान भी कर रही हैं। ये सारी चीज़ें हैं, आज जा रही है। इन सारी चीज़ों को होते हुए हमें अफगानिस्तान के बारे में अपनी पॉलिसी पर बहुत शऊर के साथ कुछ सोचना पड़ेगा और इसके मामले में कुछ तय करना पड़ेगा सब ने मिलकर। ठीक, वाज़ेह पॉलिसी होना ज़रूरी है। सना मिर्ज़ा, क्या कहेंगी आप? बाबे दोस्ती का नाम रखा गया है और जैसा कि सज्जाद मिर साहब कह रहे थे कि खाने पीने की प्रोडक्ट के अलावा दीगर अशिया जो हैं वो हमारी आपस में जो है यहाँ पर भी बिकती रहती हैं, वहाँ पर भी जाती हैं और उसके बावजूद भी बाबे दोस्ती भी अभी तक खुला है। हालांकि 6 शहरी हमारे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, 17 ज़ख्मी भी हुए हैं और डायरेक्ट शहरी आबादी को निशाना बनाना, क्या वाज़ेह कोई पॉलिसी हमारी होनी चाहिए या कि नहीं? देखिए, एक तो ये कि मीर साहब ने 100% दुरुस्त बात की है, मैं उनसे 100% एग्री करती हूँ। मेरी नज़र में इस बात को ना अब हमारी किताब से फट जाना चाहिए और ये जो दोस्ती का हमने एक अपने जहन में एक तख़य्युल सा बनाया हुआ है, ये कोई दोस्ती नहीं है। अगर ये दोस्ती होती तो अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पे भारत को ना बिठाता, दीगर ऐसे ममालिक को अंदर ना लेके आता अपनी ज़मीन पे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। दूसरी बात ये कि ये पहला वाक़या नहीं है। हमारे पास, जहाँ इन्होंने मीर साहब ने बात की कि हमारी पॉलिसी पे गौर करने की ज़रूरत है, मेरी नज़र में हमारे पास पॉलिसी ही नहीं है। पहले हम गुड तालिबान, बैड तालिबान के चक्कर में फंसे रहे, बाद में पता चला कि तालिबान तो एक ही हैं। उसके बाद जब तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान को तो हमने कहा ये बिल्कुल ठीक है, इसके बजाय जो टीटीपी पाकिस्तान है वो सारी मुसीबत की जड़ है। उसके बाद हमने देखा कि वही टीटीपी पाकिस्तान पहले अफगानिस्तान की सरजमीन पर रही, पनाह हासिल की और अब पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के अंदर हमले करके वो पाकिस्तान को एक मरतबा फिर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है और वो जाकर दाइश से मिल गई है। अब मुझे ये बताएं कि अगर वो ब्रदर इस्लामी मुल्क है तो फिर हमारी दोस्ती कहाँ गई? वो अफगान तालिबान जो कि इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं वो कहाँ पर गए? उनकी स्टैंडिंग क्या रह जाती है? हम हमेशा उनको ब्रदर इस्लामी मुल्क कहते हैं। हमने अमेरिका को निकालने में बुनियादी किरदार अदा किया, लेकिन हमने अपनी डिफेंस को, अपनी सेफ्टी को कभी प्रायोरिटी पर नहीं रखा। हम आज तक अपने बॉर्डर को कंप्लीट सील नहीं कर सके। अफगानिस्तान का एक बॉर्डर जो सील करने की कोशिश की, उसमें अफगानिस्तान ने हमें नाको चने चबवा दिए। चमन बॉर्डर की बात करते हैं, वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है। ये एक इंसिडेंट नहीं है, इससे कुछ रोज पहले भी एक इंसिडेंट था जो कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर एक वहां का जो वर्कर थे वो वॉक कर रहे थे, उनके गार्ड पर भी फायरिंग की गई। पाकिस्तान ने क्या रिएक्शन दिया? हमारे यहाँ हमेशा एक्शन नहीं होता, रिएक्शन होता है जब तक कि हमारे लोग ना मरे। और इसमें भी हमारी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, हमें बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाने की जरूरत है क्योंकि आपके लोग, आपके सिपाहियों की जान जा रही है। अफगानिस्तान का इसमें कुछ नहीं जा रहा है। जब तक आप स्ट्रिक्टली अफगानिस्तान को डील नहीं करेंगे जैसे बाकी उन तमाम मुल्कों ने किया है जिनके बॉर्डर अफगानिस्तान से लगते हैं, तब तक पाकिस्तान का यही हाल होता रहेगा। जी शाहिदरीन साहब, जैसा कि ब्रादराना ताल्लुकात हैं अफ़गानिस्तान के साथ, हमने हमेशा ये हमदर्दाना रवैया अपना के रखा। रिएक्शन आता है हमारी तरफ से, एक्शन लेने की ज़रूरत है, जैसा कि सना मिर्ज़ा कह रही थी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी मालूमात के मुताबिक अब तक चमन के बॉर्डर पे 3 मरतबा ऐसे वाक़यात हुए हैं। फर्स्ट टाइम 1988 में एक मरतबा हुआ था, दूसरी मरतबा 2017 और ये अब तीसरा एक वाक़या है जो चमन के बॉर्डर पर हुआ है। इस वाक़ये के मुतालिक जो मालूमात हैं उसके मुताबिक बाढ़ को एक जगह से रात गए काटा गया था और जब बाढ़ को रीइंस्टेट करने के लिए हमारी फोर्सेस वहाँ पहुँची तो अफगान जो फोर्सेस हैं उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आई और उस रेजिस्टेंस के बाद एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में मामले को तय किया गया और उसके बाद दोबारा जब मीटिंग एंड हुई तो उसके बाद ये गोलाबारी हुई और मेरी मालूमात के मुताबिक बॉर्डर को बंद करने का ऑप्शन, लाजमी सी बात है, बॉर्डर बंद करने का फैसला बहुत आसान होता है लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो दोनों तरफ की आवाम पे आता है क्योंकि बहुत आसान है आप कह दें कि जी बॉर्डर को, जैसे सना कह रही थी कि जी दीगर मुल्कों के बॉर्डर्स की तरह हमें इस तरफ भी कर देना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि बलूचिस्तान के चाहे जो पश्तून अजलाएं या जो बलोच अजलाएं जो ईरान या अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर टच करते हैं वहाँ पर खाने की बुनियादी अशिया भी जो है ना वो बॉर्डर से आती हैं। जब तक इस्लामाबाद या कराची में बैठे लोगों के लिए बहुत आसान है ये कहना कि उसे बंद कर दें। देखें, हर चीज़
का एक मैकेनिज्म होता है, और मेरी मालूमात के मुताबिक इस्लामाबाद की जानिब से इस मसले को काबुल के साथ टेकअप किया गया और काबुल ने मुकम्मल यकीनदहानी कराई है। अभी तक उनके पास जो मैकेनिज्म है फोर्सेस का वो मुकम्मल तौर पे इन्फोर्स्ड नहीं हुआ, तो मेरा ख्याल है हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, लेकिन ये बेनिफिट ऑफ डाउट की हद तक एक आध वाकये तक ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, कमर चीमा साहब क्या कहेंगे कि पाक अफगान सरहदें भी अब गैर महफूज हैं? पहले दिन से गैर महफूज हैं जी। ये हमने खुद ही ये बरादराना मुल्क और फलाना मुल्क, ये हम लोग कब इस बात से निकलेंगे? दुनिया के जो ताल्लुकात हैं वो इंटरेस्ट की बेस पे होते हैं। आज तालिबान जो है वो टीटीपी को होस्ट कर रहे हैं, जो जिसने अगले दिन जो है वो ऐलान जंग किया पाकिस्तान के खिलाफ, और हम कह रहे हैं हमारे बरादराना। कौन सा बरादराना मुल्क है ये? हम कहते थे हमारा इस्लामी बरादराना मुल्क है, अब्दुल्ला कहते थे आप हमारे नेबरली मुल्क हैं। अब्दुल्ला वो कहते थे आप नेबरली मुल्क हैं, आप बरादराना और इस्लामी, हमें इन चीजों में ना घुसेड़े। हमने पिछले 75 साल से सारे मुसलमानों को इस्लामी और इन पे लगाया हुआ है। लोग नेशनल इंटरेस्ट पे बात करते हैं कि आपका और हमारा इंटरेस्ट क्या है। आज तालिबान को सूट करता है कि टीटीपी को वो होस्ट कर रहे हैं और वो हम पे हमले कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे। हम ओआईसी की कॉन्फ्रेंसें तालिबान के लिए कराते हैं, पूरी दुनिया में हम जाके उनके लिए पैसे मांगते हैं। वो कहते हैं पहले अपने लिए तो पैसे मांग लो। मुझे लगता है जिस तरह सना मिर्जा साहबा ने कहा और जिस तरह सज्जाद मीर साहब ने कहा, बिल्कुल एक टफ पोजीशन लेनी। ये चीजें पार्लियामेंट में डिस्कस होनी चाहिए, और ये तो डिस्कस ही कोई नहीं करता। आईएसपीआर ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी कि जी हमारे 6 लोग जो है वो मारे गए, शहीद हो गए। और भाई क्यों मारे गए? हमारे लोग फ्री के आए हुए हैं, जिसका दिल करता है। अगर इंडिया के साथ बॉर्डर बंद हो सकता है इतने साल और कारोबार नहीं हो सकता, दुबई से चीजें आ सकती हैं, तो अफगानिस्तान की भी आने से क्या फर्क पड़ेगा? उधर कौन सी हमारी इकोनॉमी जुड़ी हुई है? हमारा तो डॉलर सारा जा रहा है। जो हमारे डॉलर पे प्रेशर ईरान और अफगानिस्तान की वजह से है, वो उसको तो हम गेज ही नहीं कर रहे। ये जो ब्लैक मार्केट और ग्रे मार्केट में डॉलर 250 पे पहुंचा हुआ है, ये किसकी वजह से पहुंचा हुआ है? सो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के ऊपर वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी कहते थे कि हमने एस्टैब्लिशमेंट से इन कैमरा ब्रीफिंग ली है और हम पूछेंगे कि टीटीपी के साथ बातें कहां पे चली हैं और हम एक कमेटी बनाएंगे, कोई भी नहीं बनी। इनकी जान जाती है, इनकी टांगे कांपती हैं बात करते हुए। एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि ये सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर टेक ऑन ही नहीं करते, ये बात ही नहीं करते, और ये सियासतदान कहते हैं ये फौज का मसला, हम इसमें बोलेंगे नहीं। मुझे लगता है ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे और मुल्क के मसले हल करें, ये छुप छुपा बातें ना करें, और ये कैमरों पे ये बातें और अंदर बैठ के ये बातें मुल्क की ना करें। हमने 50 साल में हमारी अफगानिस्तान की फेल्ड पॉलिसी पे हम आज कहां पहुंच गए हैं जी। ठीक है, बिल्कुल मरबूत हिकमत अमली अपनाना ज़रूरी है। और पाक अफ़गान बॉर्डर के हवाले से बात कर रहे थे, लास्ट हमारा ये टॉपिक था। हमारे मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कल मुलाकात होगी, दीगर अहम इशूज़ पर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।